subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे एमसीक्यूज रिगार्डिंग द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी। तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपके एएनएस में, जो खासकर पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है जिसमें पैरासिम्पथोमाइमेटिक और लाइटिक, उनके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको याद रखना है, कैसे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो पे हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे और मोस्ट प्रोबेबली जीपेट में इसी तरह क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एक आइडिया होगा कि हमको किस तरीके से पढ़ाई करना है। So if you want to watch my videos regarding the pharmacology revision and MCQs for the GPAT, you can check discussion box below for the link। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए या MCQs देखना है तो मैं अपने सारे MCQs मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ। वहाँ पे GPAT MCQ बैंक करके एक लिंक होगा, ठीक है। उस पेज पे जाएंगे तो आपको MCQs मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम जो आपके ऑटोमेटिक, जो आपके फिजियोलॉजी हैं, चाहे हमारे आई एकोमोडेशन का हो, हमारे स्लाइवेशन का हो, हमारे लेक्रिमेशन का हो, हमारे जो रेस्पिरेशन है, हमारे हार्ट रेट है, हमारा सीवेज सिस्टम है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, इनको कंट्रोल करता है। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम्स के दो पार्ट हैं, आपको पता ही है। एएनएस खासकर मेजरली इंपॉर्टेंट है पेएनएस में, एक हमारा है एसएनएस और एक है हमारा सीएनएस, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम्स के एमसीक्यूज के बारे में। तो इसमें बेसिकली इसको हम कोलिनर्जिक सिस्टम्स भी बोलते हैं। तो इसमें आपके दो टॉपिक आते हैं, पैरासिम्पथोमाइमेटिक और पैरासिम्पथोलाइटिक। माइमेटिक मीन्स ऐसे ड्रग जो कि पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी को माइमिक करते हैं या एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। लाइटिक मतलब उसको अपोज करने वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच इज़ नॉट ए न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ एएनएस। इसमें से कौन सा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एएनएस पे काम नहीं करता है। ऑप्शन ए एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन बी नॉरएड्रेनालिन, ऑप्शन सी नॉरएपिनेफ्रिन, ऑप्शन डी नन। तो आप सोचिए क्या इनमें से कोई काम करता है क्या? हाँ, ये बिल्कुल काम करता है। ये हमारा इसमें है, आपके पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में ही है। एड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों ही हमारे सिंथेटिक नर्वस सिस्टम्स में ऐसे ट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी नन, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी नन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप देखिए, विच क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व इन द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो एएनएस है उसमें जो हमारा है वो कहाँ से निकलता है? वो निकलता है हमारे क्रेनियल और सेक्रल से, इसलिए हम उसको क्रेनियोसेक्रल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं या कोलिनर्जिक भी बोलते हैं और पैरासिम्पथेटिक भी बोलते हैं। तो क्रेनियल से बेसिकली चार आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, नर्व होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इनमें से जो है कौन सा होता है? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और एट्थ। आंसर क्या है हमारा? थर्ड है। अब याद रखिए आपका इसमें जो है हमारा थर्ड, सेवंथ, नाइन्थ और टेंथ ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आंसर क्या है? थर्ड। अब ये चार नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड जिसको बोलते हैं ऑक्यूलोमोटर, जो कि आई मूवमेंट को, जो आई का जो मसल्स हैं उसके जो एकोमोडेशन है उसको कंट्रोल करता है। सिक्स फेशियल नर्व है जिसको हमारे खासकर जो लेक्रिमेशन है उसको कंट्रोल करता है। ग्लोसोफेरेंजियल नाइन्थ जो कि सिलरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। एक्स जो है टेंथ है आपका वेगस नर्व है जो कि हमारे हार्ट बीट को, लंग्स की रेस्पिरेशन को, अपर जीआईटी पार्ट्स को और लिवर को कंट्रोल करता है। इन पे इनर्वेशन होते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। विच इज़ नॉट एन एक्शन ऑफ पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। तो इनमें से कौन सा एक्शन आपके पैरासिम्पथेटिक या कोलिनर्जिक का नहीं है? इनहिबिशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, इंक्रीज द डाइजेशन, इंक्रीज द लेक्रिमेशन, एक्सपेंड एनर्जी। तो ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। कौन सा नहीं होता है? एक्सपेंड एनर्जी। बेसिकली आपके पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में या कोलिनर्जिक सिस्टम में जो एनर्जी है वो कंजर्व होते हैं, वो बनते हैं, वो स्टोर होते हैं। आपके सिंथेटिक में एनर्जी जो है वेस्ट होते हैं या एक्सपेंड होते हैं। आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। आंसर क्या है? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ। विच इज़ नॉट ए सिम्टम्स ऑफ मशरूम पॉइजनिंग और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो ये दोनों ही कोलिनर्जिक पॉइजनिंग है। अगर आपकी बॉडी में स्टाइल कोलिनर्जिक एक्टिविटी इन्हेंस हो जाती है
तो ये आपको पॉइजनिंग होती है। तो उसमें से कौन सा नहीं है सिम्टम्स, तो आपको फार्माकोलॉजी ऑफ एसिटाइलकोलिन पता होना चाहिए कि एसिटाइलकोलिनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट होने से क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक स्लाइवेशन, लेक्रिमेशन, नोजिया, वोमिटिंग, ये होता है। ड्राइनेस ऑफ माउथ, हाइपरप्लेक्सिया और हेलुसिनेशन, इसमें डाउट है। हेडेक होता है, एब्डोमिनल कोलिक भी होता है, ब्रेडिकार्डिया भी होता है, हाइपोटेंशन एंड शॉक भी होता है। तो क्योंकि आपके ड्राइनेस ऑफ माउथ याद रखिए, अगर आप बाकी सब याद नहीं है तो, क्योंकि आपके एसिटाइलकोलिन से सलाइवा बाहर निकलता है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा। तो ये सारे सिम्टम्स जो है ये तीनों सिम्टम्स आपके कोलिनर्जिक की है, ये नहीं है। तो आंसर क्या होगा, बी। इसमें क्यों पूछा है, विच इज नॉट। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिनर्जिक या कोलिनोमाइमेटिक एक्टिवेट्स बोथ मस्कनिक एंड निकोटिनिक। अब इसमें जो कोलिन एस्टर्स हैं, कोलिन एस्टर्स में क्या होते हैं, हमारा एसिटाइलकोलिन, हमारा मेथाकोलिन, हमारा कार्बोकोल और बेथेनोकोल। तो इसमें से एसिटाइलकोलिन और बात करें कार्बोकोल, ये दोनों जो हैं मस्कनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। ठीक है, जबकि मेथाकोलिन और जो बेथेनोकोल है वो केवल मस्कनिक पे ही काम करते हैं, निकोटिनिक पे काम नहीं करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बोला था कि इस तरह से पढ़िए। तो आंसर क्या होगा, ए कार्बोकोल। देखिए ऑलरेडी है, इस पे एसिटाइलकोलिन दोनों पे करता है, मेथाकोलिन मस्कनिक पे, कार्बोकोल दोनों पे करता है, मेथाकोलिन करता है कि मस्कनिक पे, जो मैंने बताया आपको अभी। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन भी एक तरीके से क्या है, एक लाइडल ड्रग है जो कि कोलिनर्जिक एक्टिविटी को इन्हेंस करता है, जैसा काम करता है। इट इज़ ए टर्सरी अमीनो एल्कलॉइड, इट कॉज द मियोसिस, इट डिक्रीज द इंटरकोलर प्रेशर, कॉज द डिक्रीज ऑफ सिक्रेशन एंड मोटर एक्टिविटी ऑफ गट, इट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ग्लूकोमा। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब इसमें से कौन सा है, कॉजेज द डिक्रीज सेक्रेटरी, जबकि एसिटाइलकोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं आपके सेक्रेटरी फंक्शन को इन्हेंस करता है। तो ये सब फीचर्स नहीं होंगे। आंसर क्या होगा, सी। बहुत सारे आंसर मुझे भी नहीं पता रहते हैं, मैं भी जस्ट आपके कहीं से मैटर मिलता है, कुछ मैं खुद बनाया हूँ, कुछ जो है कहीं बुक से लिया हूँ, तो मैंने नहीं पढ़ा है। जो मेरे को याद होता है, जो पता कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो आपको आंसर बन जाते हैं। विच कोलिनर्जिक रिस्पॉन्सिबल फॉर जीआई सिक्रेशन, कौन सा इसमें से रिसेप्टर हैं, यहाँ पे रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, कौन सा रिसेप्टर जो हैं जीआई सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो आपके पास M1, M2, M3, NM और NN, सॉरी ये N और N, ये आपके होते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, ये गेंगलिया में होता है, ये होता है हमारे स्केलेटल मसल्स में होते हैं। अब M1, M2, M2 जो है वो हार्ट में होता है। M3 आपके जितने भी सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं प्लस आपके जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें होते हैं। M1 आपके CNS में होता है प्लस आपके जो GI ग्लैंड्स हैं उसमें होते हैं। तो जाहिर सी बात है कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, M1 ही होगा। तो M1 ही आंसर आपका है, जो कि GQPCR है, M2 GIPCR है, M3 भी GQ है और NM आपका LGIC है, जो कि सोडियम चैनल के लिए बना हुआ है। तो इस तरीके से आप पूरे पॉइंट्स को भी याद रखिए, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक एजेंट इज। इनडायरेक्ट एक्टिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे जो ड्रग हैं जो कि हमारे इन रिसेप्टर्स, जो मैंने रिसेप्टर बात किया MR और NR पे जाके बाइंड एगोनिस्ट की तरह काम नहीं करते हैं। जो एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं वो क्या होंगे, वो डायरेक्ट एक्टिंग होंगे। दीज आर द डायरेक्ट एक्टिंग। तो यहाँ पे एक जो हम लोग ड्रग पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं कोलिन स्टेरेज इनहिबिटर या एंटी कोलिन स्टेरेज पढ़ते हैं ना। तो ये इनडायरेक्टली इसके मेटाबॉलिज्म को, मतलब एसिटाइलकोलिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, जिससे इसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है आपके सिनेप्टिक जंक्शंस पे। तो एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग ही एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्टिंग काम करता है। अब देखिए
इनहिबिशन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द इंडिजिनस कंपाउंड इंडिजिनस एल्कोहल। तो यही आंसर आपका होगा, बाकी सब तो क्या है, कहीं ना कहीं दूसरे पाथ में से हैं। ठीक है, आंसर क्या है, बी। ठीक है, आते हैं 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिनोमाइमेटिक इज कॉमनली यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में कौन कौन से ड्रग यूज़ होते हैं आपको याद रखिए, पिलोकार्पिन, लेबोलिन, एस्टाइलकोलिन, नियोस्टिग्माइन। तो आपने पिलोकार्पिन नाम सुना होगा, पिलोकार्पिन यूज़ होता है, इसके अलावा फाइस्टोस्टिग्माइन यूज़ होता है, नियोस्टिग्माइन मस्थैनिया ग्रेविस के लिए यूज़ होता है, एस्टाइलकोलिन का कोई भी क्लिनिकली यूज़ नहीं है, लेबोलिन का भी उतना खास यूज़ नहीं है। तो आंसर क्या है, पिलोकार्पिन। ठीक है, मैंने कहा था कि एनएस में जो ड्रग्स हैं, सेम क्लास के अलग अलग ड्रग्स हैं, वो अलग अलग ड्रग्स अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं, उनके यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। इंडिकेट द ऑर्गेनोफॉस्फेट। कोलिन ऑर्गेनोफॉस्फेट होना चाहिए, है ना, और कोलिन स्टेज इनहिबिटर होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इनमें से कौन सा ऑर्गेनोफॉस्फेट है वो देखिए, है ना। उसके अलावा कोलिन स्टेज इनहिबिटर होना चाहिए। तो ये सारे हैं। तो इसमें से कौन सा जो है एक्वस ऑप्थेल्मिक सर्सन पे यूज़ करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसका इकोथियोफेट है, क्योंकि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट है जनरली। बाकी सब तो कार्बामेट डेरिवेटिव की तरह लग रहे हैं, तो आपका ये इकोथियोफेट होना चाहिए आंसर। तो ये है, क्योंकि हम इसका यूज़ किस में करते हैं, ऑप्थेल्मिक यूज़ में, ग्लाकोमा पे, जो कि हम ये दोनों का तो नहीं करते हैं, इसका करते हैं। बट ऑर्गेनोफॉस्फेट कौन सा है, तो आपका ये है। ठीक है, ये क्योंकि आपका मेरे ख्याल से कार्बामेट डेरिवेटिव होगा। ये क्या होगा, कार्बामेट डेरिवेटिव, इसलिए आपको क्लास में भी याद होना चाहिए। आते हैं 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिनोमाइमेटिक इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर द पायरेटिक इलियस ऑफ एटोनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो है पेरिफेरली काम करते हैं। जो हमारा एटोनी है, जो ब्लैडर है, वो अगर कॉन्टैक्ट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, उसको इन्हेंस करने के लिए है। तो देखिए, अब मुझे भी आंसर नहीं पता है, लेकिन आपको किस तरीके से सोचना है। नियोस्टिग्माइन पेरिफेरली काम करता है, माइस्थेनिया ग्रेविस पे काम करता है और पेरिफेरल है। पिलोकार्पिन आपके ग्लूकोमा में यूज़ होता है, इकोथियोफेट ऑर्डिक यूज़ होता है ग्लूकोमा पे। तो ये आपके पेरिफेरली उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। लेबोलिन काम करता है, निकोटिन रिसेप्टर पर काम करता है। तो नियोस्टिग्माइन ही ऐसा ड्रग है जो कि पेरिफेरली मोस्ट प्रिफरली काम करता है। तो आंसर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज यही कहता है। देखिए आंसर वही है। अब सही में इसका आंसर मुझे नहीं पता था, मैंने इन क्वेश्चंस को आउट किया। ये हमने निकाला कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो अब बचा क्या आपका ये। तो इस तरीके से भी आपको आंसर नहीं पता तो आप जज कर सकते हैं कि कौन सा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्ज़ाम में तुक्का मारो। याद रखिए 125 क्वेश्चंस आते हैं जी पेट में। अगर आपका श्योर 40 से 50 क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं, श्योर, आप इतना ही कीजिए, एक्स्ट्रा तुक्का मत मारिए, आपका सिलेक्शन उससे नहीं होगा। इतने में ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, इजीली हो जाता है। ठीक है, आपके कितने हैं, आपके अगर जनरल हैं तो मैक्सिमम आपको 150 मार्क्स ही चाहिए मैक्सिमम। इस साल जैसे कि बात करें 2022 के जी पेट में आपका ओबीसी में मेरे ख्याल से 85 मार्क्स तक गया था। ठीक, तो कम होता है, इसलिए तो कम मारिए। आते हैं 12। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिनोमाइमेटिक्स इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द रिवर्स द इफेक्ट ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक रिलैक्सेंट। जो नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर रिलैक्सेंट हैं, मतलब आपके ये कौन सा है, ये हमारा कुरारे डेरिवेटिव्स जो हैं, आपका वेनकुरारियम, डिबरकुरारिन, वेनकुरारियम वगैरह हैं, वो डेरिवेटिव्स हैं जो कि हमारे एनएम रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक करता है मेनली। तो अब कौन सा इसमें से बात करें, रिवर्स करता है, इफेक्ट को रिवर्स करता है, तो इसमें से नियोस्टिग्माइन भी करता है। इकोथियोफेट और फाइस्टोस्टिग्माइन आपके ग्लूकोमा के लिए यूज़ होता है, तो उसे भूल जाओ। पिलोकार्बिन होता है ग्लूकोमा के लिए, तो बचा कौन, जाहिर सी बात है कौन सा, इंड्रोफोनियम। इंड्रोफोनियम ही करता है, वही तो टेस्ट है इसका, जो आपके माइस्थेनिया ग्रेविस का टेस्ट है वही तो है। ठीक है, तो आंसर क्या है, इंड्रोफोनियम नियोस्टिग्माइन दोनों करते हैं, बिल्कुल सही। इस तरीके से ऑप्शंस को छांटना भी है आपको, याद रखिए।
ठीक है, अब वीडियो अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मुझे सजेस्ट कीजिए कि किस तरीके से और इन्हेंस कर सकूं, क्या इसमें ख़राबी है, किस तरीके से और आपका जो नॉलेज है इन्हेंस कर सकूं, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिनोमाइमेटिक्स इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिन इंटॉक्सिकेशन, मतलब एट्रोपिन पॉइजनिंग में कौन सा यूज़ करते हैं? एक ही आंसर है, याद रख लीजिए, फाइसोस्टिग्माइन। अब देखिए, याद रखिए, एट्रोपिन बेसिकली एम रिसेप्टर ब्लॉकर है, ये निकोटिनिक एक्शन पे काम नहीं करता। एट्रोपिन नॉट एक्ट ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर। तो नियोस्टिग्माइन आपके खासकर काम करता है माइस्थेनिया ग्रेविस पे, एनएम पे काम करता है, लिबरिन भी काम करता है निकोटिन पे, कार्बोकोल जो है मस्कनिक और निकोटिनिक पे भी काम करता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सा है? फाइसोस्टिग्माइन, जो कि आपका यूज़ होता है एट्रोपिन पॉइजनिंग पे या बेल्डोना पॉइजनिंग पे। ठीक है, आंसर क्या है? सी। चलिए आते हैं 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर एक्यूट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर? इसे आप याद रख लीजिए, एक्यूट के लिए अलग यूज़ करते हैं, क्रोनिक के लिए अलग यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से पारिडॉक्सिम इसका होना चाहिए आंसर, मेरे ख्याल से, क्योंकि आपका कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर है। आंसर सही है, सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को याद था एक्चुअली, है ना, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की बात करें, है ना, तो उस केस में हम लोग एट्रोपिन भी यूज़ करते हैं, नो डाउट, ये भी यूज़ करते हैं। तो एक्यूट के लिए पारिडॉक्सिम और क्रोनिक के लिए एट्रोपिन। और ये तो खुद आपके जो ड्रग हैं कोलिनर्जिक ड्रग हैं, तो क्यों यूज़ करेंगे? चलिए आते हैं हमारा 15 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज गिंग्लियोनिक ब्लॉकर ड्रग, मतलब कौन सा ड्रग जो है एन ब्लॉकर हैं? एक ही दो ड्रग हैं, हेक्सामेथोनियम, होमोएट्रोपिन, रेपक्रोनियम, इंड्रोफोनियम। ये तो नहीं है, ये तो हमारा एनएम एगोनिस्ट है, एक तरीके से बात कर सकते हैं। ये आपका एनएम ब्लॉकर है। होमोट्रोपिन भी आपका मस्कनिक पे काम करता है। तो बचा क्या? हेक्सामेथोनियम इज द आंसर फॉर द एन ब्लॉकर, जो मैंने नोट्स में दिया था मैंने, उसमें एक ही ड्रग का डिस्क्राइब किया गया है, इसी ड्रग का। ठीक, चलिए आते हैं 16 पे। इंडिकेट द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, मतलब विच डिपोलाइजिंग एजेंट। अब इसमें होते हैं दो टाइप के, इसमें होते हैं एक डिपोलाइजिंग एजेंट और एक होता है नॉन डिपोलराइजिंग। तो एक इसका मतलब है हाईली एनएम रिसेप्टर एगोनिस्ट। अब क्या कॉन्सेप्ट है, आप लोग वीडियो देखिए एक बार, है ना। इसमें क्या होता है? एनएम ब्लॉकर। तो कौन सा पूछा है? ये पूछा है। वेंकुरेनियम, हेक्सामेथोनियम तो एन ब्लॉकर है। हेक्साइलकोलिन, स्कोपोलामिन तो आपका मस्कनिक ब्लॉकर है। ये सब ब्लॉकर है। वेंकुरेनियम एनएम ब्लॉकर है। सस्टेनिलक्लोमिन क्या है? ये आपके हाईली एगोनिस्ट है, एनएम एगोनिस्ट का। अगर हाईली डिपोलराइज कर देंगे तो भी आपका जो है स्केलेटल मसल रिलैक्स हो जाएंगे। आंसर क्या है? डी। ठीक है, चलिए। इंडिकेट द ड्रग विच रेपिडली एंड फुली डिस्ट्रीब्यूटेड सीएनएस एंड हैज ग्रेटर एफिनिटी टू द मोस्ट ऑफ द एंटीमस्कनिक एजेंट। अब इसमें से सीएनएस में कौन सा काम करता है? एट्रोपिन, होमोट्रोपिन, इप्राट्रोपियम, स्कोपोलामिन। तो बेसिकली स्कोपोलामिन काम करता है सीएनएस पे, एट्रोपिन काम करता है पेरिफेरल पे। होमोट्रोपिन का यूज़ बहुत ही लिमिटेड है। इप्राट्रोपिन काम करता है ब्रंकस पे। ठीक है, तो आंसर क्या है? बी। Which of the following antimuscarinic drugs is often effective in the preventive and reverse the vestibular disturbance, especially in motion sickness? इसमें भी हम यूज़ करते हैं स्कोपोलामिन, आई थिंक। चलिए, Which of the following drug is useful in the treatment of Parkinson disease? में ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में आपको बताया गया है कि कौन कौन सा ड्रग बेस्ड ऑन द यूज़, क्या क्या ड्रग हम पढ़ते हैं वो देखिए। तो इसमें आंसर क्या है? बेंजट्रोपिन। इंड्रोफोनियम नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बाकी सब ड्रग तो आपका अलग अलग ही है ना, अलग केस है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड इन इनहेलेशन ऑफ द ड्रग अस्थमा? अस्थमा के लिए क्या था? ट्रोपियम डेरिवेटिव, इप्राट्रोपियम, टाइट्रोपियम। तो ये हम यूज़ करते हैं। ये आया था जीपेट में हमारे समय में, 2019 में आया था ये आसपास।
इंडिकेट द गिलोनिक ब्लॉकिंग एजेंट, ओरली ट्रीटमेंट फॉर द हाइपरटेंशन, इसमें भी केवल एक ही ड्रग हम यूज़ करते हैं। अब गिलोनिक ब्लॉकर की बात करें तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? मेकालामिन। ये ऑलरेडी मेरे नोट्स में दिया होगा। इसके अलावा इसका यूज़ करते हैं हम लोग स्मोकिंग टर्मिनेशन में यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट कॉज द कार्डिक अरिथमिया, कार्डिक अरिथमिया कौन सा कॉज कर सकता है? जो कि आपका NM ब्लॉकर है, ठीक है, वैंकोडियम, ट्यूबरक्लोडियम, रेप्रोक्लोडियम, सिस्टेनकोलिन। अब जो है एक्चुअली इसका अरिथमिया बोल रहा है ना, तो आपका ये जो है ब्लॉकर है, ये एगोनिस्ट है, तो मेरे ख्याल से ये होगा, क्योंकि तीन तो कॉमन ना, ये सब क्या है? NM ब्लॉकर है, ये आपका NM एगोनिस्ट है। तो कई बार इसका एक्शन अगर मिलेगा हार्ट में तो आपको मिल सकता है। बिल्कुल सही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों एक ही कैटेगरी के ना, ये अलग है, जो अलग है वही आंसर हो सकता है। Which of the following disease can augment the neuromuscular blockade produced by non-depolarizing muscle relaxant? तो कौन सा ड्रग जो है आपके इसके केस में इन्हेंस होते हैं? माइस्थेनिया ग्रेविस, पार्किंसन, अस्थमा, बंद। तो ये तो दोनों नहीं है। अब ये दोनों जो हैं आपके मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड हम लोग देंगे, मसल से क्या होगा? पैरालाइज होगा। इसमें होते हैं पैरालाइज होते हैं, आंसर क्या होगा? ए। विच इज यूज्ड मेडियाट्रिक एंड साइक्लोप्लेजिक एक्शन में हम बेसिकली बेंजोट्रोपिन पार्किंसन में है, स्कोपोलामिन मोशन सिकनेस में, हिपोट्रोपियम अस्थमा में है। तो आंसर क्या है? होमोट्रोपिन इज द यूज फॉर द मेडियाट्रिक एंड साइक्लोप्लेजिक एक्शन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सिग्नल ट्रांसडक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन विया एस्टाइलकोलिन। एस्टाइलकोलिन स्मूथ मसल्स पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये किससे करता है? आपके M3 से करता है। M3 क्या है? GQPCR है। अब ये क्या करता है? ये IP3 और DAG को एक्टिवेट करता है। आंसर क्या होगा? ये, ठीक। तो ये हो गया आपका बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या पैटर्न ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी। आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमको जो सिम्बरी सिस्टम है, जो एनर्जी सिस्टम है, उनमें से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या आपको पढ़ना है, क्या आप पढ़ सकते हैं, वो हम देखेंगे। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।